हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग जा रहे हैं क्लास असाइनमेंट करने प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं आज। आई होप आपने प्रोनाउन अच्छे से पढ़ा होगा और प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे। अब ये क्वेश्चंस जो हम लोग लेने वाले हैं, ये हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ये लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से, डायरेक्शंस पढ़ना मत भूलिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना यार कि ये जो डायरेक्शन है ना, इसको पढ़ लें और ये क्या कहता है एग्जैक्टली ये समझे। हालांकि यहाँ पे तो हम लोग कॉमन का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां पे और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है कि उसको पढ़ लिया करें। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग क्या, पैरा नंबर क्वेश्चन पे। और पैरा नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन यू एंड आई ही इज कैपेबल टू डू एनी हार्म टू यू इफ प्रोवोक्ड। अब इसमें एरर कहां है ये बताना है ना? कहां है भाई एरर? देखो, कुछ चीजें हैं ना जो कॉन्सेप्चुअली जानना चाहिए तुम लोगों को, और तुम लोग जानते भी होगे। और वो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी हम किसी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, ठीक है, किसी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, और प्रेपोजिशन के बाद अगर यहां पे जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, मतलब जो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, ये जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये भी तो हुआ कि ये जो हैं होंगे कहां पे? ये ऑलवेज होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। कहां होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। अभी याद रहेगा, ये प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हाँ, नाउन में तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर राम लिखना है तो वहां पे सीधा सीधा राम ही लिखेंगे, श्याम लिखना है तो श्याम ही लिखेंगे, मतलब कोई भी नाम लिखना है तो वैसे ही लिखेंगे। बट प्रोनाउन के लिए तो स्पेशल होता है ना, उसका सब्जेक्टिव केस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है। तो प्रोनाउन के केस में ऑब्जेक्ट साफ दिखेगा आपको, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब यहां देखो एक चीज, ये है बिटवीन, क्या है ये? प्रेपोजिशन। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में इसको कहां होना चाहिए? ये जो आई है, यू को तो मानते हैं ना, यू जो है आपका सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों में यू यू ही रहता है। बट आई जो है वो तो सब्जेक्टिव केस की चीज है, और आई के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है क्या? मी, है ना? तो यहां पे आई की जगह पे मी यूज होगा। पहले वाले क्वेश्चन का एरर जो पार्ट है वो ए है, और यही आपका आंसर मार्क किया जाएगा, है ना? समझ में आया? अभी चलें दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ ऐसी ही चीजें और भी आएंगी आगे। एवरीबडी वॉज इन द पार्टी एंजॉइंग देमसेल्व्स। अब देखो, इंपॉर्टेंट कुछ और भी चीजें, जब आप लोग प्रोनाउन पढ़ रहे होगे तो ये तो समझ में आया होगा ना कि भाई नाउन के बदले में यूज करते हैं हम लोग। जब प्रोनाउन को किसी चीज के लिए यूज करते हैं तो क्या उसको, अभी जिस नाउन को अगर यूज कर रहे हैं तो वो अगर सिंगुलर में है तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन कैसा देंगे? सिंगुलर। और अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन कैसा देंगे? प्लूरल। अब यहां एक चीज देखिए आप, ये जो एवरीबॉडी है और ये जो देमसेल्व्स है, ये देमसेल्व्स किसके लिए यूज किया गया है? ये इसी के बदले में आया है ना, देखो तो, इसी के बदले में आया है ना। तो जब इसके बदले में आया है तो यहां एवरीबॉडी जो है वो सिंगुलर है, तो यहां पे हम क्या इसको प्लूरल के सेंस में देंगे? नहीं ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एवरीबॉडी वॉज इन द पार्टी एंजॉइंग हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। समझ आया? सिंपल था, बट हां, समझने की दृष्टि से ये बहुत जरूरी था कि आप इसको ऐसे समझ लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एरर किसको मार्क करेंगे हम लोग? सी को मार्क करेंगे ना, एरर वाला पार्ट, और यही आपका आंसर होगा। देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। ही ऑलवेज सेज दैट हिज फादर इज एन ऑफिसर एंड माइन फादर इज अ क्लर्क। अब बच्चे इसको थोड़ा देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। यहां पे ना प्रोनाउन का यूज है दो जगह पे, मतलब ये तो ही है ही यहां पे, इसके अलावा ये देखो ऐसे हिज फादर
एंड माइन फादर। आप लोग को पता है कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। प्रोनाउन में भी होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन नाउन का जो पॉजेसिव केस होता है वो सिंपल एक होता है, उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के यूज करते हैं। आपने नाउन में ये पढ़ा भी होगा, है ना, कि नाउन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं नाउन के साथ में और उसको हम लोग पॉजेसिव बनाते हैं, ठीक है ना। पोजेशन दिखाने के लिए नाउन में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन का पोजेशन दो तरीके का होता है। अब इसमें दो पॉजेसिव्स होते हैं, ठीक है। अब उस पॉजेसिव का नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं। देखो, एक तो हो गया तुम्हारा क्या, पॉजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है। और दूसरे को हम कह लें, वो उसको अपने हिसाब से तुम ऐसे कह लो कि ये प्योर पॉजेसिव होता है। क्या होता है ये, प्योर पॉजेसिव, ठीक है। शायद ये साफ दिख नहीं रहा हो आपको, उसको कहते हैं हम लोग प्योर पॉजेसिव, है ना। मतलब ये दो चीजें हैं, पॉजेसिव डिटरमाइनर और प्योर पॉजेसिव। अब नॉर्मल से सेंस में जब हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या है भाई प्रोनाउन का, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, इसको मैं दूसरे पेज में आप लोगों को समझा दूं थोड़ा। प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, आई, वी, इसका प्लूरल हो गया, है ना। यहां पे यू, फिर इसका प्लूरल क्या हो गया भाई, यू ही हो गया। यहां पे क्या है, ही, शी, इट, है ना, ये है ना। और इसके लिए हम लोग इसका जो प्लूरल करते हैं वो क्या है, दे। मतलब ये है आपका सब्जेक्टिव केस एससी और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस ओसी। तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस तो तुम लोग को पता है, आगे भी पता ही होगा। अब यहां जो मैंने पीछे लिखवाया था, ये जो लिखा था इसको देखोगे ध्यान से, क्या लिखवाया था मैंने, पॉजेसिव दो तरीके के, पॉजेसिव डिटरमाइनर, प्योर पॉजेसिव, ये दो। अब ये जो दो हैं तो क्या करना है इसको हम लोगों को, इस आई का अगर हम लोग पॉजेसिव डिटरमाइनर की बात करें, पॉजेसिव डिटरमाइनर की बात करें और प्योर पॉजेसिव की बात करें, ठीक है, प्योर पॉजेसिव और पॉजेसिव डिटरमाइनर। आई के लिए जो पॉजेसिव डिटरमाइनर है वो क्या है, माई। इसका पॉजेसिव क्या है, प्योर पॉजेसिव क्या है भाई, माइन, है ना, क्या है, माइन। वी के लिए, वी के लिए यहां पे लिखते हैं आवर, यहां लिखते हैं आवर्स, ठीक है। यू के लिए यहां भी योर और यहां पे क्या, योर्स। देख रहे हो, समझ में आ रहा है। माई पॉजेसिव डिटरमाइनर है, प्योर पॉजेसिव में क्या हो गया, माइन हो गया। यहां पे आवर है, यहां आवर्स हो गया। यहां पे योर है, यहां पे योर्स हो गया। इस तरीके से ही अगर यहां पे इसकी बात करें पॉजेसिव की, तो ये हिज होता है, ये हर होता है यहां पे, इसके अलावा ये इट्स होता है। देख रहे हो, ये पॉजेसिव डिटरमाइनर है आपके प्रोनाउन का। और इसके लिए जो प्योर पॉजेसिव होता है वो क्या होता है, हिज का हिज होता है, हर के लिए हर्स होता है, इट्स का इट्स ही होता है। एक और भी प्रोनाउन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, देखा होगा आपने, वन। तो ये वंस होता है, इधर भी वंस होता है और इधर भी वंस होता है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव डिटरमाइनर के लिए भी ऐसे ही लिखते हैं और प्योर पॉजिटिव के लिए भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली ये अंदाजा हुआ पॉजिटिव डिटरमाइनर और प्योर पॉजिटिव का। अब इसमें कैच ये है बच्चे, इस चीज को समझना कि जब हम पॉजिटिव डिटरमाइनर यूज करते हैं तो इसके साथ में हम किसी नाउन को यूज करते ही करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिटरमाइनर को जब हम यूज करेंगे तो इसके साथ में किसी नाउन को यूज करेंगे ही करेंगे। वी कैन नॉट राइट और वी कैन नॉट से ही इज माई, नहीं कह सकते ही इज माई ब्रदर,
है ना, ही इज माई फ्रेंड, कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, ये ब्रदर फ्रेंड, ये जो नाउन है ना उसके साथ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्योर पॉजेसिव में अगर आप इसके साथ में नाउन यूज कर देते हैं, अगर प्योर पॉजेसिव के साथ नाउन यूज करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। प्योर पॉजेसिव अपने साथ नाउन उसके आगे नहीं लेता है, ठीक है। प्योर पॉजेसिव अपने साथ में नाउन नहीं लेता है, ये समझ में आ गया। तो जब प्योर पॉजेसिव अपने साथ में नाउन नहीं लेता है और पॉजेसिव डिटरमाइनर लेता है, तो इस चीज को समझ करके यहां पे इस सेंटेंस को देखो और इस सेंटेंस को देखो, यहां पे हिज फादर है, यानी कि ये क्या है तुम्हारा पॉजेसिव डिटरमाइनर। इसके बाद ये क्या है तुम्हारा फादर, नाउन। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? लेकिन यहां पे क्या है, ये जो तुम्हारा माइन है ये है तुम्हारा प्योर पॉजेसिव। तो क्या इसके बाद में ये जो नाउन है इसका इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल होगा? नहीं होगा ना। क्या करना है, इसको हटा देंगे हम लोग यहां पे, फिर ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब एरर किस पार्ट में है? सी पार्ट में है। यही आपका आंसर मार्क होगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि प्योर पॉजेसिव के बाद में क्या करना है हम लोगों को, नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इज दैट द मैन हुज हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय बर्गलर्स लास्ट मंथ? देखो क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करो क्या है। सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है, अब ये दिख रहा है, हाँ देखो, कोई नाउन हो और उसके साथ में ना ऐसे इस तरह का जब प्रोनाउन की बात हो रही है, तो कोई नाउन हो उसका उसके साथ अगर पोजीशन दिखाना हो, ठीक है, उसके साथ अगर पोजीशन दिखाना हो तो क्या करना होता है पता है? इसको हम लोग कहते क्या है बेसिकली, जो हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो आप लोग को पता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज ये काम करता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का भी, ठीक है। तो ये कंजंक्शन का भी काम करता है, इसीलिए हम लोग इसको रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब ये रिलेटिव, यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको पहले तुम लोग ध्यान से देखो, इस चीज को समझो। इस जगह पे, ऐसे जगह पे जब हमको नाउन के साथ में पोजीशन दिखाना हो, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं, देखो क्या करते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं वोज। क्या यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? वोज, ठीक है, वोज यूज करते हैं। और इसके साथ में क्या यूज होता है? इसके साथ में यूज होता है नाउन, ठीक है। दिस इज वन वे रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे सेंटेंसेस में यूज करने का। एक तरीका तो ये हुआ कि हुज प्लस नाउन, और दूसरा तरीका है जो लिखते हैं हम लोग, वो क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस विच, ठीक है। देखा आपने क्या है? एक तो है हुज प्लस नाउन और यहां है नाउन प्लस ऑफ प्लस विच। अब एक चीज ध्यान रखना, इस नाउन के साथ में नो डिटरमाइनर, इट कम्स विदाउट अ डिटरमाइनर। इसके पहले कोई यहां पे डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पे ये भी बता दिया आपको हमने कि क्या होना चाहिए, हुज प्लस नाउन होगा या नाउन प्लस ऑफ प्लस विच होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो तो हुज की जरूरत है, यहां पे हम क्या लिख सकते थे? हुज लिख देते तो सेंटेंस सही हो जाता। इज दैट द मैन हुज हाउस, या फिर एक और भी तरीका होता, क्या करते हम लोग? हाउस ऑफ विच, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये दो तरीके यहां पे आपको दिख रहे हैं, इन्हीं दो तरीकों में से एक का यूज कीजिएगा। नॉर्मली जब इस तरह के कंडीशन में दिख रहा हो आपको कि डबल हु के बाद में एपोस्ट्रोफी एस डाल के एस लिखा हुआ है, उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में हम लोग कहां बदल देंगे? इसको हुज में बदल देंगे, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी जान लेना आगे, ठीक है, या जानते भी होगे तुम लोग, प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग है ना। तो यहां आपने देखा, मैंने आपको बता दिया दो तरीके से यूज होता है पोजीशन दिखाना हो तो,
रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बढ़ जाए आगे, ये बी पार्ट आपका आंसर होगा ना, क्योंकि इसी में एरर है। इस हुज की जगह पे क्या होगा? हुज होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। अगेन you have to be very very careful what pronoun is used instead of a noun. किसी नाउन के पहले में कौन सा प्रोनाउन यूज करना है किसी नाउन के बदले में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई वो नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बदले में जो हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं क्या वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पे भी चीज देखो, ये जो देम लिखा हुआ है ये किसके लिए आया भाई? ये देम जो है वो दिख रहा है ना, किसके लिए आया है? टीचर्स के लिए आया है ना। और अगर यहां पे टीचर के लिए आया है, टीचर्स नहीं है, टीचर के लिए आया है, तो ये तो सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे ये क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा, हिम, है कि नहीं? सिंपल सा एरर था दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिंगुलर वाला कोई भी नाउन होगा तो उसके साथ में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है, इन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 6th। आवर लेसन्स आर चेक्ड फॉर एरर्स थोरोली बिफोर इट गो फॉर फाइनल प्रिंटिंग। अब यहां देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, बात किसकी हो रही है? थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। यहां पे सब्जेक्ट कौन है? एक तो यही है ना, लेसन्स। यहां पे आर लगाया हुआ है ना, वो चेक किए जाते हैं, थोरोली चेक किए जाते हैं एरर्स के लिए बिफोर इट गो। यहां पे इट किसके लिए यूज किया गया है? यूज तो किया गया है ये लेसन्स के लिए। प्रॉब्लम क्या है? ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है ना। ये प्लूरल है लेसन्स, और इट जो है उसके लिए जो यूज किया गया है वो सिंगुलर है। तो यहां पे इट नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज कर देंगे भाई? दे यूज करेंगे, है ना। सिंपल, आराम से समझने लायक है ना कोई भी चीज। तो चलो यहां पे भी आपको समझ में आ गया कि सी पार्ट में एरर है और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इट वॉज हर हु वॉलंटियर्ड टू एड्रेस द सर्कुलर्स। नाउ व्हाट इज द एरर इन दैट? ये थोड़ा सा ध्यान दो और समझो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। नॉर्मली देखते हैं हम लोग ना कि सेंटेंस में किसी वर्ब के बाद जो हम लोग नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो कहां होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहां पे? ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोग को पता है। अब एक चीज मार्क करना, समझना, ये जो टू बी, ठीक है, ये जो टू बी वर्ब है, यानी कि मतलब बेसिकली बी वर्ब है, इसका फॉर्म कैसे चलता है पता है ना? इसका फॉर्म कैसे होता है? अगर मैं बात करूं इसका V1, V2, V3, V4 और V5 की बात करूं तो कैसे होता है भैया? थोड़ा बताएंगे आप? बी एम आर प्लूरल सेंस में होता है, बिकॉज आई को भी हम लोग प्लूरल के सेंस में ही यूज करते हैं नॉर्मली, इसलिए यहां पे मैंने एम लिखा है। वर्ब का पहला फॉर्म होगा बी एम आर, बी के लिए। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? वॉज, वेयर। थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? बीन। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा इसका? इज। यही होता है ना, बी एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, ठीक है। अब मैं बता दूं, अगर सेंटेंस में यही जो आपका जो टू बी वाला फॉर्म है वर्ब का, अगर यही मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे हों, मेन मतलब ये लिंकिंग वर्ब भी कहे जाते हैं, ठीक है। तो जब ये लिंकिंग वर्ब भी बनते हैं तो उसमें वो अकेले होते हैं सेंटेंस में। और जब अकेले होते हैं, और मैंने कहा भी है, कभी आप लोगों को पहले बताया भी होगा, ठीक है, या आप लोग जानते होंगे इस चीज को, आपके टीचर्स ने भी बताया ही होगा इन चीजों को, जहां भी आपने पढ़ा होगा, जब भी आप पढ़ रहे होंगे, तो कि जब इसको हम लोग, ये सेंटेंस में अगर एक ही है, और एक सेंटेंस जो है वो बिना मेन वर्ब का बन नहीं सकता है, एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। और जब ये अकेले होंगे तो इसका मतलब यही मेन वर्ब होंगे,
ठीक है, और अगर यही मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहे हो तो इनके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा? इस केस में यहां पे हम लोग प्रोनाउन की बात करें, नाउन की नहीं। इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा ना वो किस केस में होगा भाई? ये होगा आपका सब्जेक्टिव केस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे ऐसे भी मैंने आपको, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ यार, ये किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा यहां, ये। तो यहां पे हर का जरूरत है क्या? यहां पे किसकी जरूरत है? शी की जरूरत है। समझ में आया? टू बी वाले जो भी वर्ब्स होंगे, अगर यही जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, अगर यही सेंटेंस में एक ही वर्ब होंगे, ये मेन वर्ब के तौर पे अगर काम कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके आगे आने वाला प्रोनाउन होगा वो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी, सब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। यहां पे दिख गया आपको, इट वॉज शी। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कौन सा है भाई एरर वाला पार्ट आपका? ए है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the students in the management class has to type their own project with this year, project this year. अब क्या करना है इसमें? अगेन ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है पहले तो ये पता करो। किसके लिए आया भाई? सिंपली ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इसी की बात हो रही है ना, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए तो आया ही आया है, बट इसके लिए बेसिकली आया है, ईच के लिए, है ना। क्योंकि इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? ईच है, ठीक है। और ईच के लिए यहां पे हमने क्या किया है? इस प्रोनाउन को यूज किया है। ईच सिंगुलर है, देयर प्लूरल है। क्या ऐसा होगा कि यहां पे सिंगुलर के लिए प्लूरल को इस्तेमाल करें हम? सिंगुलर के लिए प्लूरल को इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? यहां पे प्रोनाउन भी जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट हिज क्या, हर भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है, अब ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, आइदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, या दोनों हैं, तो इस हिसाब से हिज और हर भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन यहां पे नॉर्मल समझाने के लिए मैंने बोल दिया आपको, हिज या हर को यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? चूंकि ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। एरर पार्ट कौन सा है भाई आपका? सी वाला पार्ट है, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस ऑफिशियल्स हैव बीन नोन थ्रू आउट द कंट्री एज पॉलिटिकल बॉसेस। मैं धीरे हो गया पढ़ते पढ़ते, बिकॉज वहीं दिख गया मुझे एक चीज कि भाई यहां पे जो ऑफिशियल्स लिखा हुआ है तो ये तो प्लूरल है ना। ऑफिशियल्स क्या है? प्लूरल है, तो उसके पहले जो ये लगा हुआ है दिस, इसको भी तो प्लूरल होना चाहिए ना, है ना। क्या होना चाहिए? इसको प्लूरल होना चाहिए। यहां पे क्या हो जाएगा भाई? दिस को हटा करके प्लूरल इसका इस्तेमाल कर देंगे, दीज, है ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज ऑफिशियल्स हैव बीन नोन थ्रू आउट द कंट्री एज पॉलिटिकल बॉसेस, ठीक है। दीज की जगह पे आप दोज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दीज या दोज, ठीक है। तो एरर समझ में आ रहा है कहां है? बी वाले पार्ट में है, यही आपका आंसर होगा जो मार्क करना है आपको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग टू पिक्चर्स एवरी डे। अब ये इसको थोड़ा सा पढ़ने और समझने की कोशिश करो, ये एग्जैक्टली कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा, इसके लिए मैं तुमको एक आध यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हो ना, माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी, ठीक है। मैं यहां पे भी लिखता हूं, देखो, माई पेरेंट्स की जगह मैं अपने लिए लिख रहा हूं ऐसे, आई डोंट लाइक, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यू भी लिख दे रहा हूं और राम भी लिख दे रहा हूं,
ठीक है, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक राम, कुछ भी समझ लो इसको। क्लियर है ये? कहीं कोई परेशानी? आगे अब और एक चीज लिखते हैं, आई डोंट लाइक सिंगिंग। अब यहां पे एक चीज देखना, जैसे मैंने यहां पे आई डोंट लाइक, यहां पे प्रोनाउन यूज किया यू, यहां पे नाउन यूज किया राम, वैसे ही यहां पे आई डोंट लाइक, ये जो सिंगिंग है ये क्या है? ये सिंगिंग क्या है बच्चे? ये सिंगिंग भी यहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, देखो तो हो रहा है ना नाउन की तरह यूज, ठीक है। अब यहां पे ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। अच्छा, अब एक नया सेंटेंस में फिर से यहां लिखता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। यहां मैंने लिखा आई डोंट लाइक यू सिंगिंग। अब यहां ध्यान देना, आई डोंट लाइक यू सिंगिंग, या फिर यहां पे यू की जगह पे एक चीज और लिख देता है, मैं यहां पे राम भी लिख सकता हूं, चलो ठीक है, आई डोंट लाइक राम सिंगिंग। अब ये बताना मुझे, क्या यहां पे ये सेंटेंस सही लग रहा है? बिकॉज यहां देखो लाइक का ऑब्जेक्ट यहां है क्या, या तो यू भी है और लाइक का ऑब्जेक्ट यहां पे राम भी है ना, दोनों में से कोई भी यूज करो, लाइक का ऑब्जेक्ट है। यहां पे इस लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगिंग है ना। यहां पे इस लाइक का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट कहां है? या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। और यहां भी ये जो वर्ब है लाइक, इसका ऑब्जेक्ट कहां है? यही है ना, और ऑब्जेक्ट है तो इसलिए तो नाउन है ना ये, क्योंकि जानते हैं हम कि कोई भी जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब एक चीज बताना मुझे, जब ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है और दोनों इसी का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसी वर्ब का, एक ही वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, लाइक का यहां भी है, लाइक का यहां भी है, तो अगर मैं यहां लिखता हूं कि आई डोंट लाइक, तो ये एक ऑब्जेक्ट यहां हो गया और एक ऑब्जेक्ट यहां हो गया। क्या ऐसा सेंस बनता है? आई डोंट लाइक यू सिंगिंग, आई डोंट लाइक राम सिंगिंग। होना क्या चाहिए था यहां पे एग्जैक्टली? होना यह चाहिए था कि यहां पे एक सब्जेक्ट होता, ठीक है, ये क्या होता? एक एक ऑब्जेक्ट होता, इसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट होता, और एक क्या होता? डिटरमाइनर होता, तो समझ में आता। क्योंकि एक चीज बताओ, अगर इसको तुम मानोगे, इसको मान लो कि ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट इसका, तो फिर ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और अगर इसको तुम ऑब्जेक्ट मान लेते हो, ठीक है, तो फिर इसके पहले, इस ऑब्जेक्ट के पहले एक और ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट और दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये इकट्ठे कभी देखा, कभी सुना? ऐसा होता ही नहीं है। एग्जैक्टली इसमें करना क्या पड़ेगा? अब सोचो इसको, यहां पे अगर यही चीज मैं, ये जो राम लिखा हुआ है यहां पे मैं अगर ऐसे लिख देता, राम्स सिंगिंग, आई डोंट लाइक राम्स सिंगिंग, या ऐसे लिख दूं मैं कि आई डोंट लाइक योर सिंगिंग, मुझे तुम्हारा गाना पसंद नहीं है, मुझे राम का गाना पसंद नहीं है, तो क्या यह सेंटेंस सही हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे जैसे ही हमने डिटरमाइनर का यूज कर दिया, पॉजेसिव डिटरमाइनर का यूज किया, पॉजेसिव डिटरमाइनर जो नाउन में, अभी हमने प्रोनाउन में देखा ना, वही, जैसे ही हमने एक को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट छोड़ा, और उस ऑब्जेक्ट के पहले हमने क्या किया? एक पॉजेसिव डिटरमाइनर का यूज कर दिया, यही किया है ना। और अगर ये कर दिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपको इसको देखना है। ये जो माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी गोइंग जो है ना, यहां पे ध्यान दो, ये जो गोइंग है ये नाउन है और यही इसका ऑब्जेक्ट है लाइक का। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक गोइंग, अब ये किसका गोइंग, इसके बारे में बात हो सकती है। जाना पसंद नहीं है, किसका जाना? तो मी गोइंग तो नहीं हो सकता यहां पे क्या हो जाएगा? माई गोइंग। बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या हो जाएगा? माई गोइंग हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो मी है, जो ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको बदल के हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहां पे हम लोगों को नॉर्मली
पॉजिटिव डिटरमाइनर, अगर हमने कोई भी डिटरमाइनर डालना था और हमने यहां पे पॉजिटिव डिटरमाइनर डाल दिया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें समझ आया नहीं आया ये बताना खाली मुझे, ठीक है? आया नहीं आया? एक बार इसको गौर से देखना, फिर से समझने की कोशिश करना, दोबारा सुनना, तिबारा सुनना, इस चीज को समझना। यहां पे इसको देखना, ये भी ऑब्जेक्ट, इसको देखना, ये भी ऑब्जेक्ट। यहां पे इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं रख सकते हम लोग। क्यों नहीं रख सकते? कि भाई एक ही वर्ब का दो ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं आ सकता है। अब इस देखना ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यहां पे सिंगिंग दिख रहा है, और सिंगिंग के पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो सिंगिंग के पहले यहां पे हम लोग डिटरमाइनर यूज करेंगे, और वो डिटरमाइनर कैसा डिटरमाइनर होगा? पॉजिटिव डिटरमाइनर होगा। माई गोइंग, ठीक है? योर सिंगिंग, राम्स सिंगिंग। इसको नाउन के हिसाब से भी देख लिया ना आपने, कि अगर प्रोनाउन यूज किया रहेगा तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिटरमाइनर। और अगर नाउन होगा तो नाउन को कैसे यूज करेंगे? उसको हम पॉजिटिव केस में दिखाएंगे, ठीक है? नाउन को हम लोग कहां दिखाएंगे? यहां पे देख लो, नाउन को हम लोग को कहां दिखाना होगा भाई? पॉजिटिव केस में दिखाना होगा, ठीक है? नाउन को पॉजिटिव केस में दिखाना होगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम कहां था भाई? ये देखो, ये बीच में स्लैश दिया हुआ है ना, तो सी पार्ट इधर है, बी पार्ट इधर है। मी जो है वो बी पार्ट में है, बी पार्ट में आपका एरर था, बी पार्ट ही आपका आंसर होगा, ठीक है? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्कर्स हु द मैनेजर प्रेज्ड वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। क्या करना है इसको? अब कोशिश करो समझने की, और उसके बाद हम लोग इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो क्या है। देखो बच्चे, समझना थोड़ा। यहां लिखा है द वर्कर्स हु द मैनेजर प्रेज्ड वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। अब एक चीज ध्यान देना, द वर्कर्स सेंटेंस को देखो, यहां पे द वर्कर्स वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये बिल्कुल सही है। इसी के बारे में बात हो रही ना। वो कौन से वर्कर? कौन से वर्कर? वो वर्कर जिसको कि मैनेजर ने क्या किया है? प्रेज किया है ना? जिनको कि मैनेजर ने प्रेज किया है। और यहां पे इस वर्कर के लिए यहां पे ये क्या यूज किया गया भाई? ये जो हु है वो किसके लिए यूज किया गया है? वर्कर्स के लिए ही यूज किया गया ना। मतलब इसका एंटीसीडेंट ये है, मतलब इसके पीछे आने वाला जो नाउन है वो ये है, ठीक है? यहां तक तो समझ में आ गया। अब इस चीज को थोड़ा गौर से देखना। यहां पे ये जो यहां पे यूज किया गया है, इसको आपको ये देखना है कि क्या ये सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है या ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। मतलब क्या ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। और ये पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है? कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है इसका तरीका, है ना? बहुत सिंपल है। सिंपल सी चीजें ये हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देना, समझना इसको कि कैसे, मतलब एकदम बहुत ही सिंपल फंडा है यार, बहुत सिंपल फंडा। देखो तो इसमें ये देखो कि कितने सारे वर्ब्स आए हुए हैं इसमें। मेन वर्ब्स कितने हैं ध्यान देना। ये देखो, ये जो प्रेज है ना, एक है, ये एक मेन वर्ब है, ये मैनेजर के लिए आया हुआ है ना? ये किसके लिए आया हुआ है? मैनेजर के लिए आया हुआ है। यहां पे जो ये वर है, ये दूसरा वर्ब है, समझ गए? और ये किसके लिए आया हुआ है? ये आया हुआ है तुम्हारा इस वर्कर के लिए आया हुआ है। मैंने बताया द वर्कर्स वर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ये प्रेज्ड, द मैनेजर प्रेज्ड, ये आया हुआ है ना, यहां देख रहे हो। और आपको एक चीज मैं बता दूं, इस चीज को ध्यान से समझना, जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में हु का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है ये सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? और अगर हम लोग हु की जगह हुम का इस्तेमाल करते हैं तो हुम का मतलब क्या हो गया? ये कौन सा केस है? ये है
ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं whom को, और who को कहां यूज कर रहे हैं? सब्जेक्टिव केस में। अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो ये है कि जब हम who को या किसी को भी, जब हम सब्जेक्टिव केस में जिसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करने का मतलब ये हुआ ना कि सब्जेक्ट की तरह यूज किया तो सब्जेक्टिव केस है। तो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं इसको, तो इसके साथ में अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हम किसी भी वर्ड को सब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में उसका एक अपना वर्ब होगा। ठीक है, उसका अपना मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो इसके साथ में होना क्या चाहिए था जब सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा था? इसके साथ में इसका अपना मेन वर्ब होना चाहिए था, है ना। और इसके साथ में जो whom है, ये अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है तो इसके लिए जरूरत नहीं है कि मेन वर्ब की जरूरत नहीं है ना। इसके लिए मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। whom के लिए मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। who को चूंकि हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, अब देखो ये है सब्जेक्टिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, तो who को सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इसलिए इसका मेन वर्ब होता है। तो अब एक चीज देखो, इस तरह से देखा जाए तो इस वर्ब जो यहां लिखा हुआ है, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहां है? ये दिख गया, वर्कर्स दिख रहा है। दूसरा ये जो प्रेज्ड है, प्रेज्ड है ना, प्रेज्ड, ये किसका वर्ब है? ये मैनेजर का वर्ब है, है ना। ये इसका सब्जेक्टिव केस मैनेजर है और इसके लिए आया ये प्रेज्ड, और यहां पे वर्कर जो है वो भी सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्ट है, इनके लिए आया है ये वर। तो भाई हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हु, तो इसके लिए वर्ब कहां आया हुआ है? इसके लिए भी तो एक वर्ब होना चाहिए था ना। इसका इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना चाहिए था। वो मेन वर्ब कहीं दिख रहा है क्या आपको? अब अगर इसके लिए अगर कोई मेन वर्ब नहीं है, दैट मींस ये हु जो है यहां पे ये गलत सेंस में यूज किया हुआ है। सब्जेक्टिव केस में इसको यूज ही नहीं करना था। इसको किस सेंस में यूज करना था? इसको ऑब्जेक्टिव के सेंस में यूज करना था। इसलिए यहां पे हु की जगह पे क्या यूज होना चाहिए था भाई? whom का यूज होना चाहिए था। ठीक है, क्या यूज होना चाहिए था? whom का यूज होना चाहिए था। यह समझ में आया? हु की जगह पे क्या यूज होता? हु की जगह पे whom का यूज। अब एक तरीका मिल गया कि कैसे हम चेक करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में हु का यूज किया जाए या whom का। सबसे पहले उसमें मेन वर्ब्स को देख लेना कि कितने मेन वर्ब्स हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट और उसके मेन वर्ब सारे बैलेंस्ड हो, मतलब हर सब्जेक्ट जो आया हुआ है सेंटेंस में उसके लिए अपना एक मेन वर्ब है, तो वो सेंटेंस सही है। नहीं तो कई बार क्या देखोगे तुम कि पता है ये जो हु या whom यहां पे यूज किया रहेगा ना, इसी पार्ट में एरर होता है। वो कैसे होता है कि अगर हु लिखा हुआ है तो उसके लिए तुमको वर्ब मिलेगा ही नहीं, इसका कोई मेन वर्ब आया ही नहीं है। तो जब इसका मेन वर्ब आया ही नहीं है तो मतलब क्या हो गया? यहां पे whom हो जाएगा। या कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस में इसका मेन वर्ब आया हुआ होगा लेकिन यहां पे हु की जगह पे क्या यूज किया रहेगा? whom यूज किया रहेगा, है ना। तो whom यूज किया रहेगा, इसका मतलब है उसके साथ मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। तो उस whom को बदल के क्या कर देंगे हम? who में यूज कर देंगे। ठीक है, उस whom को बदल के क्या कर देंगे? who में बदल देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बच्चे? चलो इस पे देखते हैं, आगे भी अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो उस पे थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे हम लोग, उस पे एक आध और प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आगे इस तरह के क्वेश्चन हुए तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। हु सब्जेक्टिव केस में होता है, और अगर सब्जेक्टिव केस में होता है मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, और अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है मतलब इसका अपना एक मेन वर्ब होगा। तो सेंटेंस में ढूंढ लेंगे कि अगर मेन वर्ब है तो वहां पे हु ठीक से लगा हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर उसमें मेन वर्ब नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? हम हु को बदल के whom में कर देंगे, क्योंकि whom के लिए मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। चलो यहां पे एरर देख लो यार, पहले एरर कहां है? ये जो हु पार्ट है यही एरर है ना, तो ए वाला पार्ट में एरर है, हु को बदल के हमको whom करना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका आंसर पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। There are many politicians who we know are hypocrites. अरे यार, the same question. यहां देखो, there
और इट से जो शुरू होने वाला इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अपने साथ जो आने वाला आगे वाला जो नाउन होता है ना, उसी के लिए ये यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आर है किसके लिए आया। ऐसे मान लो यार, सबसे पहले तो छोड़ो इसको भी छोड़ देते हैं अभी हम। सिंपल सा मान लो, देर के लिए आ गया, ये इसके लिए भी आया है, लेकिन ये देर के लिए आ गया, देर आर, ठीक है। हाँ, वी के साथ क्या आया देखो तो, ये नो आ गया। हाँ, क्या आ गया, वी के साथ नो आ गया। अब ये बताना मुझे, देर आर मेनी पॉलिटिशियंस हु वी नो आर हिपोक्राइट्स। अब यहां एक चीज बताना मुझे, इसी के लिए ये आया है, ये जो आर है ये किसके लिए आया है। ये इसी के लिए आया है ना, देखो तो, हु के लिए आया है ना, हाँ या ना, बताओ भाई। इसको बदलो, सोचो, आ गया ना। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है क्या, देयर के साथ में, और देयर जो है वो पॉलिटिशियन की तरह भी, मतलब उसी के लिए पॉलिटिशियन भी यूज हुआ है। तो इसके लिए क्या आ गया भाई, आर आ गया, ठीक है। वी के लिए क्या आ गया, ओह एक मिनट रुक जाओ, वी के लिए क्या आ गया, नो आ गया, है ना। तो ये आर किसके लिए आया, ये वाला आर, यहां का तो आर आ गया था इसके लिए, ये वाला आर किसके लिए आया, इसी के लिए तो आया ना। तो फिर यहां पे देखो, हु और इसके साथ में आर, कोई टेंशन। अब ये बैलेंस्ड है ना, एकदम बैलेंस्ड है ना। हाँ, सबके लिए सबका अपना अपना वर्ब आया हुआ है ना भाई, यानी कि हु के लिए भी अपना अगर वर्ब आया हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यहां पे हु को बिल्कुल सही तरीके से यूज किया हुआ है। यहां पे इसके लिए हुम देने की जरूरत नहीं है, या कोई और भी चीज देने की जरूरत नहीं है। हु सब्जेक्टिव केस में है, और इस सब्जेक्टिव केस का अपना वर्ब होगा, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है भाई इसका आंसर, इसमें नो एरर है सिंपली, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल 2 का, इसमें भी आपको बता दूं डायरेक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको हम लोग हाफ ऑफ कर लें क्या, ठीक है, तो यहां से काट दो।